गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन एमजीटी में। अभिनंदन एमजीटी लगातार आपके लिए तमाम वीडियोस 12th क्लास के दे रहा है और अंग्रेजी में तो बेहतर से बेहतर हमने काम किया है आपके लिए। हम अब लेके आए हैं आपके लिए समय बचाने वाला क्विक रिवीजन ऑफ आपके प्रोज का, पोइट्री का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। यानी ग्रामर को छोड़ दे तो बाकी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आज क्लियर। और इसमें हम लेंगे 100 VVI ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, 100 VVI ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा तय है। ये कर लिए तो समझो आपका किताब का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का काम हो गया तमाम, खेल हो जाएगा खत्म और ये करेगा टॉनिक का काम। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो क्विक रिवीजन करेंगे पोइट्री का, प्रोज का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। इसको हमने कर दिया एडजस्ट ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसको और तेज करके देखें तो आपके पास ऑप्शन रहता है, स्पीड कर सकते हैं, समय बचाना है। सावित्री इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखने का काम किया है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, यानी मुझमें विश्वास करो कि मैं जितना तेज गति कर सकता हूँ तेज गति करके जाऊंगा क्योंकि मुझे वापस आना है। ये लाइन किसका है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, जिसमें राइटर जो है अपने महबूबा से कह रहे होते हैं, जॉन डन जो है अपने बिलोव्ड वाइफ से कह रहे थे। चलिए जी, उसके बाद है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है, थोड़ा सा एडजस्ट करें। चलिए, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट brought about a series of changes in the dash of English long vowel। तो इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन में चेंज लाने का काम किया था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का दौर, इसलिए आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, एकदम मुंह पे याद रखना है ये सब चीजें। उसके बाद है वाल्ट विटमन वाज। वाल्ट विटमन क्या थे, कौन थे जी? तो अमेरिकन पोएट थे और इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस बने हुए हैं कि कौन राइटर ने क्या लिखा। जी हाँ, एकदम ट्रिकी वे में, तो जरूर देखिएगा, हमारे द्वारा दिया गया है वीडियो। When we speak of the freedom of press, we usually mean freedom in, तो टेक्निकल। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है टेक्निकल सेंस में उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, तो बिहार। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे प्रेसिडेंट रहे देश के और बिहार के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, सेवा दी है। चलिए, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटेन बाय, कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री कह ले, जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है। आ गया यहाँ पे गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। एंटोन चेकोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। एंटोन चेकोव जो थे वो अपना राइटिंग करियर किससे शुरू करते हैं? तो कॉमिक स्केचेज करके अपना राइटिंग करियर वो शुरू करते हैं। उसके बाद आता है राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, तो इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, और ये क्वेश्चन आया है इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में बात करता है? पेड़ पौधे के बारे में नहीं करता, वो पेड़ पौधों को दिखाकर वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के दुख पीड़ा के बारे में बात करता है, यानी फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करता है। ठीक है जी। चलिए अगला है हमारा, कह रहा है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। हमारा फैमिली बड़ा है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है बिना रोकथाम का। और ये लाइन किसका है? तो ये लाइन है भारत इज माई होम। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं उसके बाद जो स्पीच देते हैं उसमें ये लाइन कहते हैं कि मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, मैं इनके लिए अच्छा से अच्छा काम करूँगा, अपने जिम्मेवारियों का निर्वाहन करूँगा। ये तमाम बातें जो है वो अपने स्पीच में बोलते हैं, उसी का ये लाइन है। Who run scolding for their food in now the leaves are falling fast। now the leaves are falling fast में कौन जो है अपने फूड के लिए इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है? तो वो होता है ट्रॉल नाम का एक जंतु, जो कि पोइट्री में यानी उस कविता में बताया गया है। तो ये लाइन से ही है। ठीक है जी। तो लाइन से भी डायरेक्ट ऑप्शन बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि W.H. Auden ऑन द डैश प्राइज इन 1948 में, तो क्या जीता उन्होंने? पुलित्जर प्राइज। W.H. Auden को मिला था पुलित्जर प्राइज। क्लियर है जी। एकदम टू दी पॉइंट आज बात करेंगे एग्जामिनेशन से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि 100 देखना है और कम समय में सबको कंप्लीट करना है, तो आपका साथ बहुत ज़रूरी है।
तो पायर्स पाउलो, देखिए तो पायर्स प्लोमेन लिखने का काम किया है आपका लैंगलैंड साहब ने। ठीक है जी। फेरी क्वीन जो है स्पेंसर साहब ने लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन साहब ने लिखा है। चलिए आगे, एंड द नाइटिंगल इज डम इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? तो नाइटिंगल इज डम, ये लाइन जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। जी हाँ, नाइटिंगल भी हो जो है, नाइटिंगल पक्षी जो वो डम हो जाती है। अगर कह दे कि ऑप्शन दे दे कि नाइटिंगल इज और यहाँ ऑप्शन दे दे तो क्या भरेंगे जी? डम भरेंगे, डम भरेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद है एंग्लो सेक्शंस वेयर, तो एंग्लो सेक्शंस जो है जर्मनिक पीपल थे। डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डिकेन के द्वारा। जब 50 नंबर की और अंग्रेजी हुआ करती थी, 100 और 50, तो उसमें आपको पता है डेविड कॉपरफील्ड पढ़ना था, जो कि लिखने का काम किए हैं चार्ल्स डिकेन साहब। चलिए, उसके बाद कह रहा है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, तो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर्स थे उन्हें कहा जाता था फराहो, फराहो कहा जाता था, फराहो। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है जी? फॉर इंडिया, भारत के लिए तो बर्बादी है, रूइन है। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं। चलिए अगला है हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, तो इसे लिखने का काम किया E.M. फोस्टर साहब। और वेस्टलैंड नाम से जो रचना है वो लिखने का काम किया है T.S. एलियट साहब। ठीक है जी। चलिए, तो स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, ये जो कलर का स्पेलिंग है वो किस में यूज होता है? तो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। जैसे कि आप सेंटर दो तरीके से लिखते हो, ACNTRE ऐसे भी लिखते हो और ER भी लिखते हो। तो ये हमारा ब्रिटिश है और ये हमारा अमेरिकन है। अमेरिकन थोड़ा सा आसान बनाता है, फालतू चीज़ों को हटा देता है या फिर आवश्यकता अनुसार ऑर्डर में रखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश इसलिए ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है ब्रिटिश इंग्लिश से। ठीक है जी। हम आमतौर पर कलर कैसे लिखते हैं? तो हम आमतौर पर कलर लिखते हैं COLOUR, और जब U हट जाए जो कि उच्चारण में नहीं आता तो वो हो जाता है अमेरिकन। हम इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। क्लियर है जी। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, तो इसे लिखने का काम किया है बर्ट्रैंड रसेल साहब ने। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, ये लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन है ऑट टू ऑटम की। ऑट टू ऑटम का जो महीना होता है उसमें फल से लद जाते हैं जो पेड़ हैं, तो वही लाइन यहाँ बता रहा है कि एप्पल से लदा हुआ है। चलिए, उसके बाद अगला जो है मैकबेथ और जूलियस सीजर लिखने का काम किसने किया है? तो ये हमारे शेक्सपियर साहब ने लिखा है। रोमियो एंड जूलियट भी जो है उन्हीं का है। ठीक है, जो हैमलेट भी उन्हीं का है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो रचना यानी ड्रामा है, प्ले है, जो जिसे लिखने का काम किया है विलियम शेक्सपियर साहब ने। सेवीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेवी नाम का जो कैरेक्टर है द आर्टिस्ट में, उसका क्या काम होता है? तो वो कलेक्ट करता है, उसका हॉबी रखता है कलेक्ट करने का लौकी, तो लौकी को कहते हैं गॉड्स। इसको इस तरह से भी कह सकता है कि सेवी इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट किस में रखता है? तो गॉड्स में रखता है, यानी लौकी में रखता है। ठीक है जी। चलिए, हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम में ऑटम को पर्सनिफाइड किया गया है, दर्शाया गया है राइटर के द्वारा एज ए वीमेन के रूप में, महिला के रूप में। तो ऑटम जो है वो बैठा है ग्रेनरी पे, यानी अनाज के गोदाम में। तो वो कौन है, उसको किस तरह से दिखाया गया है कविता में? तो वीमेन के द्वारा। ठीक है जी, वीमेन के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ जवाब हो जाएगा वीमेन। चलिए, उसके बाद है डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा देने वाले थे एंग्लो सेक्शन। ठीक है जी। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26 की उम्र में कौन ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे? तो जॉन किट्स साहब मरे थे। दो कवि हैं जो कि बीमारी से मरे थे, एक जॉन किट्स साहब जो कि ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे और एक रॉबर्ट ब्रुक साहब जो कि ब्लड पॉइजनिंग से मरे थे। ठीक है जी। हाँ, जिसको सेप्टिकेमिया कहा जाता है, और पूछा भी है वो सवाल। हु रोट एंडीमियन, एंडीमियन लिखने का काम किसने किया है? तो एंडीमियन लिखने का काम किया है जॉन किट्स साहब ने। ठीक है, इसके लिए उनको प्रशंसा भी मिली थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसा मिली थी, और दोनों एक ही युग के कवि थे जिन्हें रोमांटिक एज कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ जवाब होगा जॉन किट्स साहब। द टाइप ऑफ गॉड, लौकी का जो टाइप था दैट अपील टू सेवी वाज, यानी जो लौकी का टाइप, जिस प्रकार का लौकी
भाता था किसको, सेवी को। वो कैसा था, तो इवन एंड सिमेट्रिकल रहता था, यानी गोल टाइप का एकदम सुडोल रहता था। ठीक है जी, समतल और सुडोल रहता था, उसी टाइप का उसे भाता था और वो उस पे जाके अपना प्रयोग करता था। एंड गैदरिंग सेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और ये लाइन भी जो है ऑट टू ऑटम का है, ऑटम के महीने में जो पक्षियां होती है वो चहचहाने का काम करती है। ठीक है जी, हाँ, इकट्ठा हो जाती है, चहचहाती है। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आता है। क्या निकल के आता है जी, तो जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है, यहाँ ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है। तो पहले समझ लीजिए, ओल्ड इंग्लिश शुरू होता है 5 से और चलता है 11 शताब्दी तक। ठीक है जी, 11 के बाद शुरू होता है हमारा मिडिल इंग्लिश और ये चलता है 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद 15 से अभी तक ऑनवर्ड जो है, प्रेजेंट तक जो है चल रहा है कौन, तो मॉडर्न इंग्लिश। तो कह रहा है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से जो अंग्रेजी यूज की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि 15 के बाद जो है वो मॉडर्न इंग्लिश का दायरा या समय शुरू होता है, अवधि शुरू होता है। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, क्या डिसलाइक करते थे, तो कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, रेसिकल जातिगत जो भेदभाव था वो उन्हें पसंद नहीं था, जो रेस से रिलेटेड, काले गोरे को लेकर जो वहां फर्क हुआ करता था अमेरिका में, काले लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, उनसे उनको नफरत था, वो पसंद नहीं करते थे। बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, कब इन्हें अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज, तो 1950 में दिया गया था बर्टन रसेल साहब को नोबेल प्राइज। ठीक है जी, नोबेल प्राइज आपका मार्टिन लूथर साहब को भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है जी, हिज ब्रो इन इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हुज ब्रो इज द पोएट्स टॉकिंग अबाउट, यानी किसके ब्रो के बारे में, तो मैकेविटीज नाम की जो बिल्ली थी जिसके बारे में कविता लिखा गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उसी के, हाँ, ब्रो के बारे में, पपनी के बारे में कह रहे हैं, बखान कर रहे हैं। चलिए, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल दे बिकम, जितना ही हम अपने पैशन में डूबते हैं वही उतना ही हमसे ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनका लगाम हमसे ढीला पड़ जाता है। और ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, जो गांधी जी कह रहे हैं कि हमें सिविलाइजेशन को बचाना है, कल्चर को बचाना है, तो अपना पैशन का लगाम हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहक जाएगा, तो वेस्टर्नाइज हो जाएगा और हम भले ही संवैधानिक रूप से गुलाम ना हो लेकिन मानसिक रूप से फिर से विदेशियों का गुलाम हो जाएंगे। और जैसा कि होता हुआ भी शायद दिख रहा है गांधी जी के जाने के बाद। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, तो ये लिखा गया है केकी एन दारूवाला के द्वारा। ठीक है जी, चलिए अगला लाइन है, द टेक्सेस ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस पीरियड की जो भाषाएं थी, टेक्सेस थी, लैंग्वेज थी, वो डिफिकल्ट थी पढ़ने में, तो ओल्ड इंग्लिश की भाषा है। जी हाँ, ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज था, उसका जो वर्ड था, वोकैब्स था, स्पेलिंग थे, वो बड़ा टफ थे, जिसको पढ़ने में समझने में दिक्कत होता था। ठीक है जी, हाँ। के एन दारूवाला रिसिप्ट साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला था के एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड, तो 1984 में मिला था। आगे बढ़ जाइए, इंडिया, यहाँ देखिए तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यानी भारत जो है आज भी परिवर्तित नहीं हुआ है, अपने सभ्यता संस्कृति को बचा के रखा और वो उसकी क्या है, तो ग्लोरी है, सुंदरता है। ये लाइन से उठाया गया है सीधे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए उसके बाद है, फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, यानी इसके द्वारा, इससे खेलने वाला, ये लौकी से खेलने वाला कैरेक्टर किसका है, वो लड़का कौन है जो कि लौकी से खेलता है, और ये लाइन किससे लिया गया है, तो वो लाइन लिया गया द आर्टिस्ट से। तो द आर्टिस्ट जो आपका प्रोज है, जो आपका स्टोरी है, उसका कैरेक्टर है, से भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, जो लौकी से खेलता है, और लौकी का आकार भी सेव की तरह होता है, अगर गोल टाइप का लौकी हो तो उसका आकार सेब की तरह होता है, और सेब उसी से, सेब और सेबी, तो ध्यान रखिएगा लौकी से खेलने वाला जो है सेबी है, जो लौकी के आकार सेब से ही निकला है, नाम सेबी, कनेक्ट करने के लिए, याद करने के लिए बोल रहे हैं। और एक और नाम है बेंजी, जिसको कहता है, एक कैरेक्टर है बेंजी,
जो कि बड़ा आदमी है, वो करेक्टर है द अर्थ का। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं करेक्टर को लेके, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ओल्ड पोसुम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, जो कि टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया है, रचित है। चलिए उसके बाद आता है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। तो हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो स्मॉल विलेजेस में ही संतुष्ट थे और इसीलिए वो हमारे सभ्यता संस्कृति को आज तक बचा पाए हैं। द वेस्टलैंड इज रिटन बाई, तो मैंने बताया था पहले भी, टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी इज फुल ऑफ, तो मैकेविटी जो है धोखाधड़ी से, धोखा से, छल कपट से भरी हुई थी, यानी डिसीटफुलनेस से भरी हुई थी। द बैंक ऑफ जस्टिस इज क्या हो गया है जी? तो बैंकरप्ट हो गया है। और ये लाइन जो है आई हैव ए ड्रीम का है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जो कहते हैं कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, वो जो है बैंकरप्ट हो गया है, यानी वो बैंक जिससे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं वो दिवालिया हो गया है। डैश वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था जी? तो वाल्टर डी ला मेयर साहब को। ठीक है जी, वाल्टर डी ला मेयर साहब को मेरिट से नवाजा गया था। मैकेविटी इज एंड, तो देखिए आमतौर पे लगेगा बच्चों को कि क्रिमिनल है, लेकिन इसका जवाब क्रिमिनल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंड डाल के रखा है और ये क से शुरू होता है जो कि ए लेता है, और दूसरा यहाँ देखिए तो प्लुरल है। अब प्लुरल ए के एन के बाद नहीं आता है, तो ये आउटलॉ होगा। आउटलॉ का मतलब होता है वो जो नियम कानून तोड़े और वहाँ से भाग निकले, तो मैकेविटी में ये था। मैकेविटी दूध पी जाती थी, किताब वताब फल फूल सब तबाह कर देती थी, लेकिन जब वहाँ लोग पहुँचते थे तो वहाँ से मैकेविटी गायब होती थी। वो बिल्ली जो कि टी.एस. एलियट की बिल्ली थी। हाँ, तो इस तरह से उसे करेक्टराइज किया गया है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, और ये लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ठीक है जी, गांधी जी का लाइन है। समर इन कलकत्ता लिखा गया है कमला दास के द्वारा। आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, मैंने शपथ लिया कि मैं आग को उसके उस पाप से बचाऊंगा। वो पाप कौन था? तो फॉरगेटफुलनेस। आग जो है फायर हिम कविता में भूल जाता है, लाश को अध जला छोड़ देता है, थोड़ा सा अंत में छोड़ देता है, जो कि राइटर को अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं कि मैं अब आग को उसके उस पाप से बचाऊंगा कि वो लाश को छोड़े मत, पूरा जला दे। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज, किसके माइजरी की बात कर रहे हैं? किसके बदहाली की बात कर रहे हैं? तो वार की, क्योंकि द सोल्जर जो है वो वार बेस्ड पोएम है, इसीलिए सोल्जर लिखने वाले जो रूपर्ट ब्रूक है उनको वार पोएट भी कहा जाता है। और उसमें बखान किसका किया गया है? तो इंग्लैंड का बखान किया गया है। इंग्लैंड का बखान किया गया है किसमें? द सोल्जर में। तो ये सब दो तीन चीजें हैं जो कि क्वेश्चन बनाता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ ट्रेवल यानी यात्रा करने वाला फ्री में कौन था? तो उनकी बिल्ली, जिसको किटन कहेंगे। वी सॉ एम्बर्स लूसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज, एम्बर्स यानी अंगारा होता है, और ये लाइन अंगारा आग से है, आग जो है फायर हिम कविता में है। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो कि पकड़ के आप बढ़िया जवाब दे सकते हैं। आवर एंसेस्टर इंजॉय, हमारे एंसेस्टर जो पूर्वज जो थे वो होम रूल इंजॉय करते थे, यानी अपने घर गृहस्थी का ही नियम इंजॉय करते थे। द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड विथ ही सॉ द स्नेक, द पोएट वाज इन पैजामा, जो पोएट ड्रेस थे यानी कौन सा कपड़ा पहने हुए थे जब वो सांप देखते हैं? किस जो स्नेक कविता है उसमें जब सांप उनको दिखाई देता है उस समय वो पैजामा में थे, क्योंकि रात का समय था, वो सोए थे, उसके बाद आए थे पानी पीने के लिए, तो देखा उन्होंने कि सांप जो है पहले से ही पानी पीने आया है, तो एक टेढ़ा मेरा लकड़ी उठा के उसको मारते हैं। बाद में उनको एहसास होता कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है जी, तो पैजामा में थे। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोयम द सोल्जर, तो किसका इमेज, किसकी प्रशंसा होती है, किसका वर्णन होता है? तो इंग्लैंड का वर्णन होता है किसमें? जो सोल्जर कविता में। उसके बाद है द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नूप वाज ए एन, नरेटर जो है पिंच ऑफ स्नूप में वो क्या है? नरेटर जो है, जो लेखक है वो क्या है? तो अंडर सेक्रेटरी है। ठीक है जी, हाँ, जो कि प्रोबेशन कुछ समय के लिए अंडर सेक्रेटरी बने हुए हैं।
देखिए तो अगला है, अगला क्या है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किसके लिए आए हैं नानू काका, तो मिनिस्टर से उन्हें मिलना है और आके दिमाग खराब कर देते हैं नारेटर का यानी लेखक का, अपने भांजा का। चलिए, डैश स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम, यानी वो रुक जाता है और पानी पीता है, ये लाइन जो है स्नेक का है, स्नेक जो है रुकता है और पानी पीता है। ठीक है जी, हाँ। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता संस्कृति भारत ने पैदा किया है, भारत ने संभाल के रखा है, वो दुनिया में नहीं मात खाएगा। तो वो भी लाइन हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, और ये जान लीजिए कि पहला कविता या पहला प्रोज बड़ा ही टारगेट में रहता है क्वेश्चन सेट करने वालों के लिए। तो 1 2 3 ये शुरुआत का होता है ना, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते भी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिख भी रहा है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, स्नेक जो है पोएट को कैसे देखा, तो खुश होकर देखा होगा, कंफ्यूज होकर देखा होगा, उदास होकर देखा होगा। वेग्युअली मतलब होता है एकदम अनजानेपन से, उसको क्या पता था कि ये इंसान कौन है और ये कहाँ से आ गया। हो सकता है कि जब वो पानी पीते होगा आता होगा, राइटर नहीं जाते होंगे, राइटर जाते होंगे तो वो नहीं आता होगा, पहली बार मुलाकात हुआ सांप का और राइटर का। तो वेग्युअली मतलब अनजानेपन से, ना पहचाना, इस ढंग से देखा। ठीक है जी, चलिए। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम लिखने का काम किसने किया है, तो इसे लिखने का काम किया है कमला दास ने। ठीक है जी। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, ये लाइन कहाँ का है, तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बाद का दूसरा लाइन है, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, और ये लाइन जो है माय ग्रैंड मदर हाउस का है, वो घर अब दूर हो चुका है जहां मुझे एक समय प्यार मिला था। किसके बारे में कहती है, अपनी नानी की ग्रैंड माँ के, हाँ, ये घर के बारे में कहती है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी सिविलाइजेशन के नजरिए से गुजराती जो है किसके बराबर होते हैं, तो गुड कंडक्ट के, बैड कंडक्ट मत कीजिएगा, गुड कंडक्ट के। ठीक है जी, हाँ। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप डैश लॉग, लॉग मतलब डंडा, कैसा डंडा उठाते हैं कि मानने के लिए, तो टेढ़ा मेरा, जिसको हम क्लम्सी कहेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ, किस स्पिरिट से, तो प्रेयरफुल स्पिरिट से, प्रार्थना वाले मुद्रा में, या फिर प्रार्थना को ध्यान में रख के, देश की उन्नति तरक्की कामना को ध्यान में रख के। चलिए, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बिन स्टिफल्ड इज फ्रॉम, यानी जब आपको पता चले कि दूध गायब है तो दूध पीने का काम कौन करती है, जो बिल्ली करती है, यानी कैट, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नूप वाज वेटिंग एट डैश फॉर हर ब्रदर, अपने भाई का इंतजार कहाँ खड़ा होकर माँ कर रही थी, नानू काका का इंतजार कर रही थी, तो डोर स्टेप पे जी, चौखट पे खड़ा होके। ठीक है जी, अक्सर औरतें जो है चौखट पे खड़ा होकर ही इंतजार करती है, लेकिन अब की औरतें तो इंतजार में फिल्म देख रही होती है, इंतजार में धारावाहिक लगा के देख रही होती है, सीरियल देख रही होती है, टाइम पास किसी तरह कर लें तब तक तो आ ही जाएंगे। डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, किसे वार पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, तो वार कवि हमारे कहलाते हैं रूपर्ट ब्रुक। लव पोएट या मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं जॉन डन, और रोमांटिक पोएट कहलाते हैं जॉन किट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नानू काका वाज द नारेटर्स, क्या थे नानू काका नारेटर्स के, तो मैटरनल अंकल थे। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, जब भी इंग्लिश की बात हो, इंग्लिश हेवन की बात हो, इंग्लिश स्टेट की बात हो, तो समझ जाइएगा ये सोल्जर की बात कर रहा है, क्योंकि सोल्जर में ही राइटर जो है अपने देश इंग्लैंड का वखान करते हैं और वहीं मरने की बात करते हैं, शहीद होने की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव, हाँ जी, तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे युवा इंसान थे, कौन जी, तो मार्टिन लूथर किंग। स्नेक्स वेयर सीन अमोंग, स्नेक्स कहाँ दिखाई देते हैं, तो देखिए ये लाइन जो है माय ग्रैंडमदर हाउस का है, जो कि बहुत दिनों के बाद जब राइटर पहुंचती है उस दादी के घर में, उस पुराने घर में, तो देखती है कि किताबें फैली है और किताबों पे सांप रिंग लौट रहे हैं, तो क्या चीज़ में जी, तो बुक में। इमेंसिफिकेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, हाँ, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति, जी हाँ, मुक्ति घोषणा पत्र, मुक्ति घोषणा पत्र। गेव द निग्रो, क्या देने वाला था,
क्या दिया? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। जी हाँ, और इसी पे तो जंग छिड़ा था। यानी जब मार्टिन लूथर किंग स्पीच दे रहे हैं तो कहते हैं कि पहले, बहुत पहले जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा ये मुक्ति पत्र लाया गया, लेकिन आज भी 100 साल के बाद भी निग्रो जो है, काली लोग जो हैं, हब्सी जो लोग हैं, वहाँ के काले जो लोग हैं, उन्हें गुलामी से आज़ादी नहीं मिली है। ठीक है जी, जो कि ये मुक्ति प्रमाण पत्र या मुक्ति घोषणा पत्र उनको गुलामी से मुक्त करने के लिए ही आया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गुलामी की यानी गुलाम ही बना के आज तक रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। जी हाँ, संस्कृत और पर्शियन से भी क्या है, ये यंगर है, जवान है। और भी भाषा अगर हो जाता, जैसे पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, संस्कृत है, तो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है कौन जी? तो इंग्लिश सबसे बाद में आया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। हाँ, ब्लैक पीपुल से कहते हैं, काले लोगों से कहते हैं कि काम करते रहो, किसके साथ? तो विश्वास के साथ। ठीक है जी, हाँ, फैथ के साथ। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, हाँ यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है और नया क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ड्रामा जो है किस शब्द से आया है? ड्रामा जो है किस शब्द से आया है? तो ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड से आया है। और भी जो है आने वाला, जैसे कि आपका जो पोइट्री है, ध्यान रखिएगा, पोइट्री और ड्रामा ये दोनों जो है किससे आया है? तो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है जी, ये जो प्रोज है हमारा, ये लैटिन वर्ड से आया है, ध्यान रखिएगा। और नॉवेल जो है हमारा इटालियन वर्ड से आया। किससे आया है? तो इटालियन वर्ड से आया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है नया। सेवी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। सेवी वाज जो था वो जापानीज लड़का था, जो कि द आर्टिस्ट का कैरेक्टर है। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। डॉन यानी जॉन डॉन साहब जो है लॉ पढ़ने का काम किए थे और पढ़े, स्टडी के लॉ का, और पढ़े थे क्या जी? तो थियोलॉजी यानी ईश्वर विज्ञान पढ़े थे। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू, यानी फायर हिम के जो स्पीकर हैं वो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, कब आया जी? तो 1476 में आया। कब आया? 1476 में। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, क्या लाता है? सभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज हैं वो क्या लाता है? तो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करता है? सोशल प्रॉब्लम। यानी इसके इफेक्ट भी हैं, बैड इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट भी हैं, अच्छे इफेक्ट भी हैं। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी लिखने का काम कौन किया है जी? तो मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने स्कॉलर जिप्सी लिखने का काम किया है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, क्या बिजनेस समझ गया था? क्या चीज का बिजनेस? तो हैंस का। जी हाँ, ये मुर्गी का, बेंजी जो है मुर्गी का बिजनेस करना समझ गया था, और उसे इसका सलाह कौन दिए थे? तो डॉक्टर दिए थे। जी हाँ, और शुरुआत में वो कितना मुर्गी रखा था? तो अबाउट ए डॉजन। जी हाँ, लगभग 1 दर्जन के आसपास। ठीक है जी, चलिए अगला है। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर टो एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉर्नर वेटिंग। कोई जो है मेरे वाटर टो यानी नल के पास खड़ा है और मैं कॉर्नर में खड़ा होकर देख रहा हूं, और ये लाइन जो है स्नेक का है। वही तो रात को पानी पीने निकले राइटर, और उन्हें सांप से भिड़ंत हो जाता है, सांप से मुलाकात हो जाती है, इनकाउंटर होता है उनका सांप से। ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, महिला को बहुत सारे रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है। कब? जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उस दौरान। ठीक है जी, हाँ, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज होता है, गोद भराई कहीं होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। चलिए, पर्ल एस बक इज एंड डैश। पर्ल एस बक जो है वाल्ट विटमन और पर्ल एस बक दोनों जो है अमेरिकन राइटर हैं। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ तो मेटाफिजिकल पोइट्री। जी हाँ, मेटाफिजिकल पोइट्री में वो अग्रणी थे, और मेटाफिजिकल पोइट भी उन्हें कहा जाता है, जिसे लव पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और हम अंत करने वाले हैं, एकदम हम 100 तक पहुंचने वाले हैं, और ये अनफ है फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाएगा, ये हमारा विश्वास है और हमारा रिसर्च है। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसके पुत्र थे जी? तो जॉनसन के पुत्र थे। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स के लाइफ के, हाँ, लाइफ का ही बैकग्राउंड रहा है इंडिया, मतलब उनके लेखनी में इंडिया का बहुत अंश आया है।
चार्ल्स डिकेंस वाज ए नॉवेलिस्ट ऑफ, कब के नॉवेलिस्ट थे? तो 19वीं सदी के नॉवेलिस्ट थे। क्यों जी? तो 1812 में इनका जन्म और 1870 में इनकी मृत्यु हुई थी। 12 और 70 कब? तो 1800। तो 1800 के बाद वाले ईस्वी को हम क्या कहेंगे? 19वीं ईस्वी कहेंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद जो है 56 नंबर में क्या कह रहा है कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट। ये भी समझने वाला है। देखिए, आपको पता है कि ओल्ड इंग्लिश है, आपको पता है कि मिडिल इंग्लिश है, और आपको ये भी पता है कि मॉडर्न इंग्लिश है ना जी। तो मॉडर्न इंग्लिश है, समझिएगा। तो जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें रूनिक चलता था। क्या चलता था? तो रूनिक, जो कि इसका आंसर होगा। मिडिल इंग्लिश में चला लैटिन अल्फाबेट। ठीक है जी। अब मॉडर्न इंग्लिश में आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट चल रहा है। ठीक है जी। और इस रूनिक अल्फाबेट यानी ओल्ड इंग्लिश से पहले जब ब्रिटेन में कुछ बोला जाता था, वहां के लोग जो बोलते थे उसे कहते थे केल्टिक लैंग्वेज। ठीक है जी। तो हमारा जवाब ये नहीं है, हमारा जवाब है रूनिक। यहाँ क्वेश्चन अलग है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। ए मैरिज प्रपोजल, क्या है मैरिज प्रपोजल जी? तो एक कॉमेडी है। मैरिज प्रपोजल क्या है? कॉमेडी है। पूछता है कि जैसे आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो स्पीच है। समझ रहे हैं ना? हाँ, स्पीच है। उसके बाद और भी है, जैसे कि भारत इज माई होम क्या है? तो स्पीच है। लेमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्समीडो। ऑक्समीडो के लिए कौन कौन लड़ रहे थे? तो दो कैरेक्टर हैं हमारे मैरिज प्रपोजल के, जो हीरो हीरोइन कह सकते हैं। तो हीरो का नाम तो दे दिया, हीरोइन थी नटालिया। और ये दोनों जो है शादी ब्याह का बात छोड़ के जमीन के लिए, कुत्ता के लिए लड़ा है। बाद में शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था। चलिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को किस नाम से जाना जाता है? तो वो उसे कहते हैं रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट। अंतिम क्वेश्चन है और आप पूरा जंग जीत लिए हैं और कल गर्दा भी उड़ेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। तो इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से ही बिलोंग करता था या बिलोंग करता है इंग्लिश। और ये रहा आपका क्विक रिवीजन समाप्त। ठीक है जी। तो कैसा लगा वीडियो? एक कमेंट जल्दी से डाल के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त हैं, काम शायद आपके आ जाए कभी, इसलिए आज मदद कर दीजिएगा। एक बढ़िया सा वीडियो उन्हें देखे। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं।